Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. Today we are going to start the lecture number 5 of our chapter, which is actually hydrogen and water. So let's start our today's lecture. In the previous lecture, we have learned the anomalous behavior of a water, and we learned what are the reasons because of which the water shows anomalous behavior. सही है, तो ये हमने देख लिया था और फिर उसके एडवांटेज भी देखे थे. लास्ट टाइम के लिए जो एक क्वेश्चन रह गया था वो आपने लिखने हैं एटलीस्ट 3 एडवांटेजेस. यहाँ मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ आपका क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आपने लिखना है. ये क्वेश्चन लास्ट टाइम रह गया था पूछने से आपसे, ठीक है, कि राइट एटलीस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ anomalous behavior of water. ठीक है, वाटर का जो एनामलस बिहेवियर है आपके पास, उसका जो है आपने एटलीस्ट 3 जो है वो एडवांटेजेस लिखने हैं. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 3 एडवांटेजेस जब आप लिख लेंगे तो फिर वो काम आपका आसान हो जाएगा. H2O तो ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे लगाना है आपने. ठीक है, तो मैं कर्सर को बाहर करता हूँ और यहाँ पे दोबारा से टेक्स्ट लगा देते हैं यहाँ पे इस जगह पे. ठीक है, तो H2 और फिर जो है कर्सर को बड़ा कर देते हैं वापस. कर्सर बड़ा किया और फिर यहाँ पे हमने टेक्स्ट लगा के. इतनी मेहनत होती है, आप लोगों ने देखा कि कितना काम करना पड़ता है आप लोगों की वजह से, और फिर जाके कहीं हमारा आउटपुट या लेक्चर तैयार होता है. तो ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर का था, ये आपने कंप्लीट करना है. इट इज एसेंशियल, आपको लाजमी मुकम्मल करना है. और उसके बाद फिर हम देखेंगे रिमेनिंग होमवर्क. मैं यहाँ लिख भी देता हूँ रिमेनिंग होमवर्क. रिमेनिंग होमवर्क था ये आपके पास, वो आपने करना है. रिमेनिंग होमवर्क ऑफ प्रीवियस लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, ये आपने कंप्लीट करना है. अच्छा जी, अब आज हम शुरू करेंगे इसके आगे का हिस्सा. और आगे का हिस्सा हमारा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. और उसके बाद मजीद कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें, उनको हमें अंडरस्टैंड करना है. और आज ये वाटर का ये वाला हिस्सा मुकम्मल कर देंगे इंशाल्लाह ताला. तो सबसे पहली चीज़ ये कि वाटर किस किस के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने शुरू में देख ली थी, और वाटर किस किस के साथ रिएक्ट करता है. तो पहली हेडिंग आपको नजर आ रही है, इट रिएक्ट्स विद द मेटल. मेटल के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, और मेटल के साथ जो रिएक्ट कर रहा है, 2 तरीके के मेटल्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या ज्यादा होती है या कम होती है. तो व्हेन इट रिएक्ट्स विद द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक ग्रुप 1A एंड 2A, ठीक है, अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो इट मोस्टली रिलीज द हाइड्रोजन गैस. क्या रिलीज करता है ये, इट लिबरेट्स द हाइड्रोजन गैस, यानी H2 जो है वो रिलीज करता है. अगर आप इधर इक्वेशंस देखें तो ये सोडियम 1A से ताल्लुक रखता है, पोटेशियम 2A से, कैल्शियम 2A से ताल्लुक रखता है, सॉरी 1A से, और ये 2A से ताल्लुक रखता है. When water reacts with these metals, alkali और alkaline earth metal, they form the hydroxides. ठीक है, ये हमारे पास बेस बनाता है. हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं. तो देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है. एज वेल एज इट लिबरेट्स द हाइड्रोजन गैस. Similarly, when it reacts with the less positive electropositive metals, तो ये क्या बनाता है, क्या बनाना चाहिए इसको, ये इसके ऑक्साइड्स बनाते हैं. यहाँ हाइड्रोक्साइड्स बना रहा था और यहाँ पे क्या बना रहा है, ऑक्साइड्स बना रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखिए, लीस्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट में, ये यहाँ पे वहाँ पे वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, यहाँ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है. और साथ साथ जो है वो लिबरेट कर रहा है, किस चीज़ को लिबरेट कर रहा है, ये हाइड्रोजन गैस को. लेकिन ये उसके ऑक्साइड्स बनाता है, वहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड्स बना रहा था. ये जरा ध्यान रखना है. मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बनाया, और साथ में ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा है. ये तो इसकी जो है प्रॉपर्टी हो गई, किसके साथ, इसके साथ हो गई, विद मेटल्स के साथ हो गई. दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद द नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस के साथ. ठीक है ना, तो विद द नॉन मेटल्स के साथ सबसे पहले अगर हम देख लें तो नॉन मेटल्स में क्लोरीन है हमारे पास. क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है वाटर, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, HClO. ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड, ये HClO हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, HClO हाइपोक्लोरस. ठीक है, ये एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये अनस्टेबल होता है, लिबरेट द एटॉमिक एंड ऑक्सीजन गैस.
ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन जो है करता है और ब्लीच एजेंट के तौर पे और बैक्टीरिया मारने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। और इसके कॉन्टिन्यूटी के साथ रिएक्शन दिखाया गया, हाइपोक्लोरिक एसिड से दोबारा HCl हासिल होता है और नेसेंट हाइड्रोजन है और ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज होती है ऑक्सीजन। तो ये कंटिन्यूटी में यानी फाइनल पहला रिएक्शन ये है और लास्ट आउटपुट ये हमें मिल रहा है, दोनों को हमें देखना है। इसी तरीके से रिएक्शन विद कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, वाटर गैस। ये हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट इज फॉर्मिंग द वाटर गैस। नजर आ रहा है ये क्या बना रहा है, ये वाली चीज ये क्या है, ये है वाटर गैस। क्या है, वाटर गैस, ठीक है बेटा। ये वाटर गैस हो गई आपके पास। उसके बाद फिर सिलिकॉन ये रिएक्ट करता है तो सिलिकॉन हमारे पास सिलिका या मट्टी के से निकला है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि मट्टी मोस्टली बना रहा होता है और हाइड्रोजन गैस इट स्टिल लिबरेट कर रहा होता है। ठीक हो गई बात, ये कोई मसला, ये नॉन मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन था। और इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है वो भी देखते चलते हैं ताकि काम हमारा ठीक से आगे चलता चला जाए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है क्विक लाइम, ठीक है। स्लैग लाइम बनाता है। क्विक लाइम को किसमें चेंज कर देता है, ये क्विक लाइम का फॉर्मूला है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, ये क्विक लाइम है आपके पास और ये क्विक लाइम से स्लैग लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बन गया हमारे पास नजर आ रहा है। इसी तरीके से ये नाइट्रस ऑक्साइड के साथ N2 और O के साथ जो है ये रिएक्ट करता है और ये डिसॉल्व करता है किसी भी न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पर एक बात हमें नजर आ रही है कि वाटर मोस्टली जो है वाटर हर किसी के साथ रिएक्ट करता है, इसका मतलब, और उसके साथ उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसका मतलब यहाँ हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं बेटा कि वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, इट कैन सॉल्व और इट कैन डिसॉल्व द ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या नेगेटिविटी मौजूद होती है उनको अपने अंदर करते हैं, एज वेल एज इट ऑल्सो डिसॉल्व सम ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स को भी अपने अंदर जो है क्या कहते हैं ये डिसॉल्व कर लेता है और उसको भी अपने साथ जो है वो कर रहा होता है। कोवेलेंट कंपाउंड खासतौर पे जिनके अंदर OH आइन मौजूद होता है या OH मौजूद होते हैं जैसे ग्लूकोज है या शुगर है या अल्कोहल्स हैं, ये भी वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। कुछ गैसेस डिसॉल्व होती हैं वाटर के अंदर सम एक्सटेंट तक, लेकिन गैसेस का चक्कर पता है क्या है, गैसेस का चक्कर ये है कि सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैसेस हमेशा कम होती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर हम हीट देना शुरू करेंगे तो सॉलिबिलिटी कम से कम होती चली जाएगी क्योंकि उनको टिकने का मौका ही नहीं मिल रहा होगा। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। तो ये आर्टिकल अगला है हमारे पास, वाटर जो है वो एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा होता है। और अभी जो बात मैंने आपको बताई कि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर याद हो तो हमने कुछ इस तरह से बनाया था स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन था और ये भी आपके पास हाइड्रोजन था, ठीक है। और यहाँ पे ये डॉटेड लाइन के साथ ये कनेक्टेड थे किसी दूसरे के साथ जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे। ये पार्शियली नेगेटिव था, ये पार्शियली पॉजिटिव था और ये भी पार्शियली पॉजिटिव था। और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या कहला रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड। बस इसी वजह से यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज पोल और हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं और पार्शियल पॉजिटिव हो जाते हैं उस नेगेटिव ऑक्सीजन के नेगेटिव होने की वजह से। वन साइड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव व्हाइल अदर साइड स्लाइटली नेगेटिव। एक साइड ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये नेगेटिव नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव नजर आ रहा है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो दैट इज व्हाई दे हैव अ रूम टू अट्रैक्ट अदर स्टफ टुवर्ड्स देयर सेल्फ। और इस तरीके से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट का हिस्सा कर रहे थे। देखिए ये भी बनाई डायग्राम, ये आपके सामने भी आ गई और ये एक लाइन लिखी हुई है सामने, आप पढ़ लें इसमें कि पोलर स्ट्रक्चर एक्सीलेंट सॉल्वेंट है किसके लिए, आयोनिक बॉन्ड के लिए, एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं खासतौर पे जिनके अंदर OH मौजूद होता है, हाइड्रोक्सिल आइन होता है जिसकी एग्जांपल इन्होंने यहाँ किताब में भी दी हुई है। ग्लूकोज है, शुगर है या अल्कोहल है, ये सब सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। कुछ गैसेस भी होती हैं और एक बात जो मैंने और बताई थी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये MCQs के लिए भी याद रखें और यहाँ पर भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन हमारे पास मौजूद है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन से क्या मुराद होती है बेटा, पानी के मॉलिक्यूल कुछ, ये कोई चीनी है या कोई भी स्ट्रक्चर है, उन स्ट्रक्चर ये जैसे डायमंड शेप बना लेते हैं हम, तो ये डायमंड शेप हमारे पास स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ये मॉलिक्यूल आपस में क्या है, कनेक्टेड है, नजर आ रहा है ये कनेक्टेड है। लेकिन ये ऐसे कनेक्टेड नहीं है, इनको सपोर्ट करने के लिए क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर भी जो है वो यूज हो रहा है। क्या कह रहा हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी यहाँ पे यूज हो रहा है। वाटर फॉर द क्रिस्टलाइजेशन या ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से मुराद वो वाटर मॉलिक्यूल हैं जो किसी भी क्रिस्टल को बनने में मदद देते हैं। और क्रिस्टल्स क्या होते हैं? दो सॉलिड्स विच हैव अ सम ज्योमेट्रिक फिक्स ज्योमेट्रिक शेप, डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप, वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टल्स कहलाते हैं। तो हम शॉर्टली कह सकते हैं क्रिस्टल्स बनने के लिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन कहते हैं। इसकी एक मिसाल यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आगे आर्टिकल देखते हैं अपने लेक्चर को फिनिश करने से पहले पहले कि हमें क्या चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है बेटा, तो इसको गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे ही हमारे पास मौजूद है कॉपर सल्फेट, ये क्या कर रहे हो भाई? हाँ, कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस इसके साथ जो है वो 5 वाटर के मॉलिक्यूल अपने रिएक्ट किए और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन कैसे बनाएगा? CuSO4 डॉट 5H2O। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, ये कॉपर सल्फेट का सफूफ है, एमॉर्फस फॉर्म में है और जब इसको वाटर के साथ क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा तो CuSO4 डॉट 5H2O ये हमें नजर आ जाता है यहाँ पे। इसी तरीके से पोटाश एलम है, बहुत सारी चीजें जिनके साथ ये क्रिस्टल लगे हुए होते हैं। कॉपर सल्फेट के साथ ही फेरिक सल्फेट होता है एक हमारे पास, उसका फार्मूला लिख देते हैं FeSO4 होता है हमारे पास, और डॉट इसके साथ क्या होता है हमारे पास? डॉट 7H2O। कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं? 7H2O। तो आप इसका ये वाली साइड इक्वेशन की तो खुद बना सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से और भी अल्मोनियम क्लोरेट है, बेरियम क्लोराइड है, मैनी 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 क्रिस्टल्स, और जो भी क्रिस्टल्स हैं दे आल्सो ऑक्यूपाई विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ होंगे और वाटर मॉलिक्यूल जो है उनको कनेक्ट कर रहा होगा। यहाँ तक मेरी उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी मेरी, और यही चीज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की शक्ल में यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। अच्छा हाँ, एक बात ये रह गई थी, यहाँ पे हमारे पास ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स कहते हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पे ये कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेट है, इस तरह से हाइड्रेट क्या है? विच आर इनरिच इन द हाइड्रोजन या सैचुरेटेड विद द वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास एक चीज़ मौजूद होती है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर के जो हमने 3 काम किए हैं वो कौन कौन से किए हैं? पहला तो हमने क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन 1 जो आपको करना है इसके अंदर वो क्या है? राइट केमिकल प्रॉपर्टीज, आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो लिखनी है और हेडिंग वाइज लिखनी है बेटा, विद एग्जांपल्स, विद बैलेंस इक्वेशन, विद बैलेंस इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये आपने काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास यही है कि क्या कहते हैं? हाउ वाटर react or called as a react as universal solvent, universal solvent। ठीक है, वाटर किस तरीके से यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे रिएक्ट करता है। और तीसरा सवाल यही है जो अभी आपको पढ़ा है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है आपने? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विद 3 बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, 3 बैलेंस इक्वेशन के साथ आपने करना है। ये 3 सवाल आपके आज के इस लेक्चर का होमवर्क है और इनको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद आपने क्या करना है? अच्छा, ये लेक्चर ना बेटा, मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि थोड़ा सा मुश्किल है भाई, मैट्रिक क्लास में जाओगे तो मुश्किल तो होगा ही होगा ना। मैट्रिक क्लास आगे फर्स्ट ईयर और मुश्किल आएगी, तो आप क्या चाह रहे हैं कि वही सब चीज़ें पढ़ें जो आप मॉन्टेसरी में पढ़ते आ रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है, तरीक़ेकार बहुत आसान है। बहुत आसान सी अंग्रेजी और उर्दू में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपने सिर्फ 2 से 3 बार उन लेक्चर्स को पढ़ना है। जब आप पढ़ लेंगे और सुन लेंगे 2 से 3 बार, वीडियो 10-12 मिनट की वीडियो होती है, 3 बार सुन लो यार। कोई अरिजीत का सॉन्ग समझ लो उसको या कुछ भी समझ लो, वट एवर यू लाइक, तो उसको सुन के कर लो। इट इज़ जस्ट फॉर योर करियर, आपके करियर के लिए। जब आप सुन लोगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आपको वो तमाम की तमाम चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और वक्त पे आदत डालें काम मुकम्मल करने की। अल्लाह हाफ़िज़।